हेलो एवरीवन, आज हम बैठे हैं बहुत ही फेमस वास्तु कंसल्टेंट के साथ। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड वास्तु, तो आज वो सारे क्वेश्चन के जवाब हमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट वास्तु और इंटीरियर के बारे में रिसर्च किया था, बट मुझे पता चला कि आप सबसे यंगेस्ट और सिर्फ 23 इयर्स के हो। जी। तो आपने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? देखिए, मेरा करियर का शुरुआत कुछ ऐसा हुआ, मैं अप्रॉक्स 16-17 साल के एज का था। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि क्या करूँ, कैसे जाऊँ? तो उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से मैं एक टैरो कार्ड रीडर से मिला। तो मैं टैरो कार्ड रीडर का मैंने सहारा लिया कि मतलब मैं अपने लाइफ में क्या करूँ? कुछ और भी सारे प्रॉब्लम्स चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे उनका हेल्प लेना पड़ा। तो जब हेल्प लिया, उन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस किया, उन्होंने बोला, "भाई, तू कुछ ना कुछ तो कर लेगा लाइफ में" एंड ऑल करके मुझे मोटिवेट किया। मुझे थोड़ा एक जीने के लिए, एक बोलते हैं ना, एक आपको मोटिवेशन दिया कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो जब उनकी गाइडेंस मिली, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स बोले हुए थे। उस टाइम पे मुझे कुछ स्टेप उठाना था, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टेप बोले हुए थे कि तू ये चीज़ मत करना। और मुझे था कि नहीं, मुझे ये चीज़ करके रहना है, ऐसे कैसे मैं नहीं करूँगा। सो उनके मना करने के बावजूद मैंने वो सारे स्टेप्स उठाए। तो उसमें मेरा थोड़ा नुकसान हुआ। तो पहले तो मेरे दिमाग में था कि भाई, वो एक पत्ते से क्या ही मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेगी, वो कौन होती है मुझे ये सब बोलने वाली। एंड जब हकीकत में कि उस टाइम पे उनका ना सुनना मेरा नुकसान किया, तो मेरा एक आई ओपनिंग हुआ कि ऐसे कैसे ये चीज़ हो सकता है। मैं जिनके थ्रू गया था, उनको पता था कि वो सिखाती भी है। तो वो सिखाती भी थी, एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके वो सिखाती थी। उस टाइम पे एग्ज़ैक्ट सेविंग्स मेरा उतना था। तो मैंने उनके पास पैसे देके मैंने सीखे। सबसे पहले मैंने टैरो कार्ड सीखा। टैरो कार्ड जब सीखा, टैरो कार्ड से समझ में आया कि हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर्स लोगों के सॉल्व कर सकता हूँ, बट सॉल्यूशन क्या? तो मैंने उनके हाथ से सीख के मुझे उतना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मैंने कहीं और से टैरो कार्ड सीखा। तो मुझे थोड़ा टैरो कार्ड में सैटिस्फैक्शन मिला। फिर मैंने उनसे वास्तु कंसल्टेंसी सीखा, वास्तु सीखा, बट मुझे उतना सैटिस्फैक्शन नहीं मिला वास्तु में। बट एक टेंटेटिव समझ में आ गया कि वास्तु काम कैसे करता है, क्या होता है वास्तु। तो ऐसा कर के मैंने और जगह से एजुकेशन लिया, वास्तु का और एजुकेशन लेता गया। तो ऐसे करके मेरा करियर बिल्ड होता गया। एक सब्जेक्ट सीखा, उससे कमाया, फिर दूसरे जगह इन्वेस्ट किया और नॉलेज में इन्वेस्ट किया। ऐसा करते मैं 2022 में वास्तु आचार्य का पद भी मुझे मिला। फिर उसके बाद 2022 में मैं देखा कि इंटीरियर्स में मतलब और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। कैसे? मैं जब किसी भी क्लाइंट का काम करता हूँ, तो क्या होता है कि क्लाइंट का मैं इंटीरियर डिज़ाइन मतलब किस तरीके से व्हेन आई एम वर्किंग एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट, तभी क्या होता है कि मैं उनको कलर स्कीम बता रहा हूँ, मैं उन्हें सब ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे रखने हैं, सारी यूटिलिटीज़ कहाँ पे रखने हैं, कौन-सी चीज़ कहाँ पे करनी है, वो सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो बचता क्या है? सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूट करना। तो इसके लिए फिर मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी सीखा एंड इस तरीके से मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर तो बना। आपने इंटीरियर डिजाइन फिर कब से स्टार्ट किया? इंटीरियर डिज़ाइन मैंने स्टार्ट किया 2023 के मिड के ओके, आसपास तो आप में। लॉकडाउन में सीख रहे थे? हाँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ। मेरा ऑलवेज़ मेरे नेचर में ये है कि आई एम ऑलवेज़ लर्निंग। मुझे कभी भी खाली बैठना आई डोंट नो मतलब इनबिल्ट है कि मुझे खाली बैठना पसंद ही नहीं है। सो मैं ऑलवेज़ मतलब आज भी अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है कि यहाँ से मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, तो मैं तुरंत वहाँ पे जाके सीखने लगता हूँ। तो ये सेल्फ अपग्रेडेशन ने अपने आप से वो बनाता गया। मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा मुझे खुद को नहीं मालूम। वो ऑटोमैटिकली वो सब बनता चला गया। एक चीज़ समझ में आई, अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है, अगर आप शिद्दत से कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो ऑटोमैटिकली लोग ही आपसे जुड़ते जाएँगे और आप करते जाओगे वो चीज़। वैसा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको गाइडेंस किससे लेना है। मेरी एक बहुत ही खराब आदत या अच्छी आदत, पता नहीं क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को। एक वैसी हैबिट थी कि मैं ना एडवाइस जल्दी किसी की लेता ही नहीं था। एडवाइस सिर्फ़ अभी आप तो जानते हो कि इंडियन सोसाइटी सबको हैबिट रहती है कि भाई एडवाइस बहुत देना है लोगों को। तो मेरी एडवाइस मतलब है ना, मुझे पसंद ही नहीं था किसी का सुनना। कोई मिडल क्लास व्यक्ति और वो मेरे को पैसे का एडवाइस दे रहा है तो मैं सुनता ही नहीं था। अगर मुझे पैसे का कुछ एडवाइस लेना है तो मैं हमेशा एक ऐसे पर्सन को ढूँढता था जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। अगर मुझे करियर रिलेटेड, जैसे मान लीजिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कई लोगों से एडवाइस लिया, तो ऐसे ही इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ पूछा जो जिनके पास ऑलरेडी अच्छे खासे काम है और अच्छे ही लेवल पे वो पहुँच चुके हैं। ऐसे नहीं कि नए-नए पढ़ के आए और वो एडवाइस दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। तो अच्छे लोगों का एडवाइस ने मुझे बहुत हेल्प किया कि कि कैसे मैं ग्रो करूँ।
तो ये हैबिट, ये नॉट ओनली मेरे लिए, किसी के लिए भी बहुत ज्यादा काम आ सकता है कि आप एडवाइस किससे ले रहे हो ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि सामने जो एडवाइस देने वाला है क्या खुद भी वो केपेबल है कि नहीं। ये कहते हैं ना, यू बेटर से समथिंग व्हेन यू नो अबाउट इट। बस तो वही चीज है कि अगर आप सही पर्सन से एडवाइस ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली लाइफ ग्रो करने लगेगी। अगर आप बुरा ना माने तो एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? बिल्कुल। क्या वास्तु सही में साइंटिफिक है? क्या वो काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली कैसा है ना, हमारे कंट्री में ऐसे भी लोग हो गए जो कुछ भी काम कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट के नाम पे कुछ भी काम कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो वास्तु साइंटिफिकली भी काम कर रहे हैं। मैं 11th-12th साइंस स्टूडेंट था, तो मेरा ब्रेन ऐसा ट्रेन था कि जब तक मुझे किसी चीज का एविडेंस नहीं मिलता मैं नहीं मानता था कि हाँ, जब तक ये चीज साइंटिफिक नहीं है मैं नहीं मानता। सो जब क्या हुआ, मैं बस ऐसे ही सीखा कि भाई चलो लेट्स सी क्या है, बस ऐसे क्यूरियोसिटी था, क्यूरियोसिटी के लिए सीखा। स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ लोगों का काम किया, रिजल्ट देखा तो समझ में आया भाई कुछ तो हो रहा है। अब क्या कैसे कर रहा है आई डोंट नो, कि भाई मैं इसके पर्टिकुलर ये दिशाओं को बैलेंस कर दे रहा तो अपने आप से कुछ हो जा रहा है, अपने आप से उसकी लाइफ चेंज हो जा रही है। तो बेसिकली साइंस क्या होता है, अगर आप कुछ एक चीज, कुछ भी चीज आप बार बार कर रहे हो और सेम रिजल्ट मिल रहा है तो दैट इज साइंटिफिक, बराबर। सो वही चीज वास्तु के साथ भी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर दिशा में बैठ के एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके साथ वही चीज होने वाला है, या कुछ एंटी एक्टिविटी कर रहे हो या कुछ एंटी कुछ चीज आ जा रही है वहां पे, कुछ वो कलर्स आ जा रहे हैं, कुछ वो ऑब्जेक्ट आ जा रहा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो हर जगह मतलब 99% हर जगह वो सेम ही रिजल्ट देगा। मैं 99% क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा सा एक रोल आता है, बट 99% जो मेजोरिटी लोगों को जो इफेक्ट करने वाला है वो यही इफेक्ट करेगा कि एक पर्टिकुलर दिशा में क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किस तरह की एक्टिविटी वहां पे हो रही है। सो ऑफ कोर्स इट इज साइंटिफिक। कैसे काम भी करता है, हमारा बॉडी, एक घर या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रमाइसिस, हर चीज बनी हुई है पंच तत्व के हिसाब से, पंच तत्व के मिलाप से हर चीज बनी है। ये हम बचपन से पढ़ते आए, 5 एलिमेंट्स जो हम बचपन में पढ़ते थे 6-7 स्टैंडर्ड में। तो हर एक चीज, हमारा बॉडी, हमारा माइंड, कोई भी प्रमाइसिस, आप एक आपका ऑफिस देख लीजिए, आपका घर देख लीजिए, हर चीज पंच तत्व से ही बनी हुई है। तो पंच तत्व जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। तो हमारा ब्रेन भी उस तरीके से फंक्शनड है। तो ऑफ कोर्स जब आप फायर एलिमेंट के जगह पे ज्यादा टाइम बिताओगे, ज्यादा रहोगे तो आप अग्रेसिव रहोगे। वाटर एलिमेंट की तरफ आप ज्यादा रहोगे तो फिर आप थोड़े इमोशनल रहोगे। तो आपका ब्रेन उस तरीके से फंक्शन रहता है। तो जो एक्टिविटी भी जिस दिशा में हो रही होगी वो आपके ब्रेन में केमिकल रिएक्शन करेगा कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ऐसा सोचना है। एक एग्जांपल देता हूँ, ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो सोशल कनेक्शंस, सोशल गैदरिंग्स की होती है। हर व्यक्ति जो बड़ा बना है, ठीक है, जो भी आप कभी भी किसी बड़े व्यक्ति से मिलेंगे, आप हमेशा इस चीज का ध्यान देना कि वो ना लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और वो लोगों को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। पैसे को लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं, बट लोगों को, कि हाँ मेरे लोगों का अच्छा काम हो रहा है, लोगों का भला होना चाहिए, जो भी XYZ, उनका फोकस पब्लिक इंटरेक्शन की तरफ ज्यादा होता है। ठीक, तो अगर ईस्ट की डायरेक्शन में आपके घर में कुछ घूमने वाली चीजें रखी होगी, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, तो जब भी आपको माइंड में ऐसा आएगा कि हाँ मुझे करियर में ग्रोथ करने के लिए मुझे पब्लिक इंटरेक्शन की जरूरत है, तो आपके माइंड तुरंत, अभी वॉशिंग मशीन क्या कर रहा है, घूमने वाला एक्टिविटी, तो आपका माइंड तुरंत घूम जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिक इंटरेक्शन तो सब बेकार है, मैं क्या ही करूंगी, एंड सो ऑन, जो आप वो सब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा। आपके डिसीजंस, बेसिकली हर दिशा में क्या क्या चीज रखा हुआ है वो आपके डिसीजंस को गवर्न करते हैं कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो और आपका डिसीजन कैसा रहेगा, एंड सो वो आपके लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। दैट्स हाउ वास्तु इज साइंटिफिक, एंड वो आपके डिसीजन मेकिंग को, प्लस वास्तु का एक चीज है कि वो कर्म सहायक है। ये चीज बहुत लोगों को इस चीज पे गौर करना चाहिए कि वास्तु कर्म सहायक है, वो करने वाला नहीं है। मतलब अगर आप गाड़ी हो, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो, तो वास्तु इज योर रोड, कि वो हर्डल्स को वो कम कर देगा, वो आपके रोड बना देगा, आपके रोड को स्मूथ कर देगा, वो कर देगा।
तो जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइव रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा प्लेज़ेंट रहेगी, स्मूथ बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छा रहेगा। तो वास्तु समझ लीजिए इस तरीके से कि वो आपका रास्ते का काम करता है, कि आपको डेस्टिनेशन ए टू बी पहुँचने में आपको कितने हर्डल्स आएँगे, कैसे आएँगे, वो करेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक योर कार, हुँ। कि आपकी कार भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो कार और रोड जितना अच्छा रहता है, आप लाइफ़ में उतनी स्पीड से आप ग्रो कर लेते हैं। तो वास्तु करियर में भी इम्प्लीमेंट करते हैं? हर चीज़ में। आपकी थिंकिंग कैसे हो रही है? आप किसी चीज़ के बारे में कैसा सोच रहे हो? कोई चीज़ कहाँ पे रखे हो? मान लीजिए आपके घर में कोई लोग हैं, ठीक है? हुँ। उन्होंने अपना खुद का मेडिसिन किसी गलत जगह पे रख दिया है, ठीक? मान लीजिए कोई डिस्पोज़ल के ज़ोन में रख हाँ। दिया है, मान लीजिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में डिस्पोज़ल के ज़ोन में रख दिया है। तो क्या होगा, वो कितना भी दवाई खाएँगे, उनको वो दवाई लगेगी नहीं, वो असर ही नहीं करेगी। भले ही वो किसी भी टॉप डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके आए रहेंगे, बट वही दवाई वो किसी सही डायरेक्शन में, यानी कि समझ लीजिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रख दी है, ठीक है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रखी हुई दवाई अमृत जैसा काम करती है। जो दवाई डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा कि आपको महीने 2 महीना लेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, वही दवाई आपको 15 डेज़, 20 डेज़ में भी अच्छा रिज़ल्ट दे देगी। वो ज़ोन में आप ज़्यादा टाइम बिताएँगे तो आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो लोग किसी डिसीज़ से हुँ। या किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए ओके, ऐसा। नाइस, गुड टू नो। का बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैं अभी ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग वास्तु में कर देते हैं? देखिए बेसिकली क्या होता है, घर का सेंटर बराबर से नहीं निकालना। क्या होता है मोस्ट कॉमन, जो मैं जब नया-नया प्रैक्टिस करता था और अभी भी जो मैं लोगों में देखता हूँ, क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर बेडरूम को पकड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पर्टिकुलर बेडरूम के अंदर हुँ। है और बोल रहे हैं कि नहीं ये बेडरूम का नॉर्थ ईस्ट, ये बेडरूम का नॉर्थ वेस्ट, ये बेडरूम का साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट XYZ, ठीक है? किसी लिविंग रूम में आ गए, लिविंग रूम में बोलते हैं नहीं लिविंग रूम में तो मेरा दरवाज़ा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, लिविंग रूम में तो मेरा दरवाज़ा साउथ में आ रहा है। तो पहले तो ये समझना कि वास्तु पूरे के पूरे घर का किया जाता है, किसी पर्टिकुलर बेडरूम, बेड किसी पर्टिकुलर लिविंग रूम का नहीं। तो जब आप काउंट करते हो, जब आप घर को देखते हो, तो आपको ओवरऑल घर को देखना चाहिए कि ये एक पूरा प्रेमाइसिस है आपका, इसका एक पर्टिकुलर सेंटर आता है। सेंटर कैसे निकालना है इसका यूट्यूब वीडियो है ऑलरेडी मेरा। तो सेंटर आपको कैसे निकालना है और फिर उस सेंटर से आपको देखना है कि कौन से दिशा में क्या आ रहा है। उससे उसको प्रॉपर्ली टू द स्केल ग्रिड करना है, तो आपको और अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है। इट्स जस्ट लाइक आप एक आपके घर का एमआरआई कर रहे हो। आप अगर सीधा वहाँ पे खड़े होके आप कंपास लगा के देख रहे हो, यानी आप थोड़ा बहुत एक्स-रे वाला काम कर रहे हुँ। हो। आप जब उसको टू द स्केल ग्रिड करके आप उस पे काम कर रहे हो, इट्स लाइक कि आप एक एमआरआई लेवल पे काम कर रहे हो, कि आपके घर के एग्ज़ैक्ट कौन से पोज़ीशन में कहाँ पे क्या रखा हुआ है। जैसे 16 के 16 डायरेक्शन में कौन से दिशा में क्या चीज़ रखी हुई है। इसके अंदर और एडिशनल आ जाता है 45 देवता फ़ील्ड्स, कि कौन से पर्टिकुलर देवता फ़ील्ड पे हमने क्या रखा है। क्या वो देवता उस पर्सन के लिए अच्छे हैं, खराब है, जो भी XYZ, बहुत इट्स अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि मतलब ये सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक है कि कहाँ पे वो सेंटर कहाँ से देखना है। कोई सीधा लिविंग रूम को थोड़ा-सा देख लेते, कोई सीधा किचन को बोल देते। मान लीजिए किचन है, ठीक है? पूरा घर है। हुँ। घर का एक सेंटर से टुवर्ड्स द नॉर्थ किचन आ रहा है, ठीक है? अब किचन तो पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का एरिया कवर कर रहा है। किचन मान लीजिए उतने दिशाओं में आ गया। अब वो व्यक्ति जाता है किचन में। किचन में जाके किचन का सेंटर लेके वो साउथ ईस्ट में चूल्हा रख देता है। तो बेसिकली थोड़ा राइट हैंड साइड पे वो रख दिया। नॉर्थ का थोड़ा राइट हैंड साइड आया, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में वो जाने-अनजाने में अपना चूल्हा बना देता है, जो उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है और वो अनजाने में ये सारी मिस्टेक्स करता है। तो इसके लिए बोलते हैं ना सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। हुँ। तो ये होता है जब आप सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं, सेल्फ वो चीज़ें कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आने लगती है उनके लाइफ में कि मतलब विदाउट एनी गुड कंसल्टेशन वो जब आप खुद से ही इस तरीके से आप प्रिटेंड करने लगते हो कि मेरा किचन तो ऑलरेडी साउथ ईस्ट में है, जबकि होता अलग ही दिशाओं में। तो दिशाओं को बराबर से आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, इंटीरियर कराने के टाइम वास्तु को ना ध्यान रखना। तो क्या होता है, मान लीजिए किसी ने अपना पूरा इंटीरियर डिज़ाइन कर दिया, ठीक है? पूरा घर बन गया, फर्नीचर वर्क, फिनिशिंग वगैरह सब कुछ खत्म। अब क्या होता है कि अब उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो वो वास्तु कंसल्टेंट को हायर करते हैं। अब वास्तु कंसल्टेंट आता है, पहले के टाइम पे क्या होता था,
नॉट पहले, आज से 4-5 साल पहले, इवन जब मैं 2018 में मैं जब स्टार्टिंग किया था अपना करियर का, उस टाइम पे क्या होता था, लोग फिक्स्ड फर्नीचर कम बनाते थे, मूवेबल ज़्यादा बनाते थे, हाँ, राइट? और अभी लोग फिक्स्ड फर्नीचर ज़्यादा बनाते हैं। तो ये डिफरेंस क्या आ गया कि पहले हम फर्नीचर को क्या पहले बोल देते थे कि हाँ, चलो बिस्तर उठा के इधर रख दो, ये हुँ, कबर्ड उठा के इधर कर दो। तो इट वाज़ वेरी ईज़ी। बट आज के टाइम पे फिक्स्ड फर्नीचर है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप पूरा फॉल्स सीलिंग तोड़ के पूरा ये वो सब करो, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी के लिए। कर भी सकते हैं बट इट इज़ वेरी टीडियस प्रोसेस कि मतलब आप कैसे उतना सारा वो करोगे। सो आप जब इंटीरियर करा रहे हो, जब आपका सिविल वर्क चालू होने वाला है या जब आपका सिविल वर्क खत्म होने वाला है, तभी ही आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करें, प्लस उसको डिटेल में सारा सब अच्छे से करें। ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा घर एस्थेटिकली भी दिखे और वास्तु परफेक्ट भी हो, इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बहुत ही ईज़िली आप कर सकते हैं, जब आपको वास्तु का सही ज्ञान हो। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि हमें कौन से दिशा में कौन से कलर्स का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे क्या अवॉइड करना है, तो किस तरीके से हमें उसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के टाइम पर ही हम सोच लेते कि यहाँ पर हमें क्लाइंट को यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स का प्रोविज़न देना है, यहाँ पे ये कलर्स को अवॉइड करना है, ये कलर्स का यूज़ करना है। कलर कॉम्बिनेशंस का भी उस तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ का दिशा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस जैसे कि ब्लू और ऑफ व्हाइट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ब्लू और ऑफ व्हाइट का कॉम्बिनेशन। तो उसका कॉम्बिनेशन हम दे देते हैं उसके बेडरूम में। ऑफ व्हाइट कलर का डोमिनेंट कलर हो गया, ब्लू कलर उसका सेकेंडरी कलर हो गया। हुँ, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके हम घर को एस्थेटिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि आज के टाइम पे लोग सिम्प्लिसिटी को और ज़्यादा अच्छा अच्छा फ़ोकस में ला रहे हैं। फ़ोकस करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है? उसमें मिनिमलिस्टिक कलर्स का यूज़ हो रहा है। वो दिखने में भी बहुत अच्छा है, आपका घर भी बड़ा लगता है, प्लस वो वास्तु के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देता है। पहले के मतलब आज से अगर 4-5 साल पहले भी अगर मैं बोलूँ, 4-5 साल पहले क्या होता था कि किसी का घर है, ठीक है? उसका जो वार्डरोब है वो पूरा लाल रंग का, हुँ, उसका एक एक वॉल रहेगा जो कि पूरा का पूरा पर्पल कलर का रहेगा, हाँ, बहुत ही पहले डार्क बहुत कलर का। पर्पल था। यस, यस। तो आपने ये चीज़ देखा रहेगा, आपके भी घर में आप कहीं न कहीं देखे रहेंगे, आस-पड़ोस में देखे रहेंगे। आस-पड़ोस में देखा तो था। उस तरीके के कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, तो जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम्स उनके लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा आते रहती थी और उनको पता नहीं था, वो चीज़ वो अनजाने में कराते हुँ, थे। बट अभी क्या हो गया कि अभी मैं एज़ अ डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग ही ऐसा करता हूँ कि उसको वो सब चीज़ों का तकलीफ ही नहीं आना चाहिए। कलर्स का तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। कलर्स का, पोज़ीशनिंग का, इनफैक्ट जो ऑब्जेक्ट्स रखने के प्रोविज़न्स हैं, वो भी इस तरीके के होने चाहिए जो कि उसको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स दें। क्योंकि कोई भी अपना घर बनाता है, आप मान लीजिए एज़ अ क्लाइंट मेरे पास आए, हुँ, आपको क्या लेना-देना रहेगा कि आपके कौन घर में कौन-सी दिशा में क्या रखा है, हुँ, क्या है, आपको कोई लेना-देना नहीं मुझे है। तो ब्यूटीफुल चाहिए। बस ब्यूटीफुल चाहिए और प्लस आपको लाइफ में ग्रोथ भी चाहिए। हुँ, तो मेरा ये काम है एज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनर एंड वास्तु कंसल्टेंट कि आपके घर को एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल बनाना, प्लस उसको वास्तु परफेक्ट भी बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हुँ, हूँ। आप किसी फैमिली मेंबर के या किसी गेस्ट के घर पे गए, ठीक है? घर उसने बहुत बड़ा बनाया है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, इंटीरियर में करोड़ों रुपए खर्चा किया है। बट आपको अंदर जाके ऐसा लग रहा है यार, हाँ ठीक है ना, आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा हुँ, है। सो ये होता है कि अगर आप उसके घर का वास्तु अगर अच्छा नहीं है, तो उसके वाइब्स ऑटोमैटिकली ऐसे हो जाते हैं कि आपको उस घर में सस्टेन करना ज़्यादा आपको तकलीफ हो जाता है। और वही आप किसी के छोटे घर में भी जाते हो और आपका मूड एकदम प्लेज़ेंट हो जाता है, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। भले उसने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया हो, भले उसका घर एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो, फिर भी उधर जाके आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो होता है क्योंकि उसका वास्तु बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग यही काम करते हैं कि उस घर को एस्थेटिकली प्लस वास्तु उतना अच्छा बना देते हैं कि सामने वाले के रहने वालों में भी बहुत अच्छा फ़ील आने लगता है, प्लस उसके घर में भी जो लोग विज़िट करते हैं, उनको भी बहुत अच्छा फ़ील आता है। ऐसा। तो सर आप इतने साल से काम कर रहे हो, आपने सारे टाइप्स के लोगों के साथ काम किया होगा, जैसे कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर एंड क्लास। तो ऐसा क्या डिफरेंस है मिडिल क्लास और हाई एंड क्लास के काम करने के लिए? देखिए एक मेजर डिफरेंस जो मैं एक टेंटेटिव मेजॉरिटी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, नॉट ओनली स्पेसिफिक कि हाई एंड क्लास का व्यक्ति तो ऐसा ही होगा या मिडिल क्लास व्यक्ति तो ऐसा ही होगा, बट जो एक मेजॉरिटी आपको दिखाई देता है कि मिडिल क्लास लोगों में एक ये चीज़ है और हाई एंड क्लास के लोगों में ये चीज़ है।
फॉर एग्जांपल जो हाई एंड क्लास के लोग हैं, वो लोग ना अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और उनको पता होता है कि उनको यही रोल निभाना है, उनको मेरे काम में इंटरफियर नहीं करना है। तो ये है मेजर डिफरेंस। जो मेजॉरिटी हायर क्लास के लोग होते हैं, वो हमें पीसफुली अपना काम करने देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें सोल्यूशन से मतलब है, हम ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे आप खाली बताओ, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड ऑफ द स्टोरी। उनको नहीं लेना देना होता है कि आप क्या कैसे ऐसा ही क्यों बोल रहे हो, वैसा ही क्यों बोल रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के क्लाइंट्स होते हैं, मेजोरिटी, नॉट सब, मेजोरिटी होते हैं, वो कैसा कि नहीं नहीं मैंने तो सुना ऐसा होता है, नहीं नहीं मैंने तो सुना है वैसा होता है, नहीं मैंने यूट्यूब पे देखा ऐसा होता है, फेसबुक पे देखा ऐसा होता है, वो फला फला वास्तु कंसल्टेंट ऐसा बोल रहे थे। तो क्या होता है उसमें, जो आप जब किसी को सोल्यूशन देते हैं, जब हम किसी को सोल्यूशन देते हैं, उसके पीछे हम बहुत सारा अपना थॉट लगाते हैं कि बेसिकली अगर हम किसी का वास्तु कर रहे हैं, मान लीजिए एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं, तो वो पर्सनलाइज्ड काम करने जैसा हो जाता है कि हाँ हम इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए इसके कुंडली के हिसाब से इसको रेमेडी दे रहे हैं, जो कि हो सकता है बेसिक वास्तु से बहुत ही ज्यादा अलग हो। तो हमारा बहुत सारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस, बहुत सारा थॉट प्रोसेस उस काम के पीछे जाता है कि हम सामने वाले को क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। दिखने में भले सोल्यूशन इतना सा होगा, बट उसके पीछे थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा होगा। तो क्या होता है जब वो उस चीज पे क्वेश्चन करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला हो जाता है कि हम यही सोल्यूशन क्यों दे रहे हैं। तो ये चीज लोअर मिडिल क्लास और हाई एंड क्लास में एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है कि हाई एंड क्लास वाले चाहते हैं कि भाई आप हमें सीधा सोल्यूशन दो, हमारा प्रॉब्लम है, हमको कोई लेना देना नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, सीधा बस काम से काम की बात करते हैं। और जो लोअर एंड वाले जो क्लाइंट्स होते हैं, मेजोरिटी, उनका ऐसा रहता है कि अरे आप यही क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने यूट्यूब में तो ऐसा देखा था। तो वो डिस्टर्बेंस थोड़ी सी आ जाती है। नॉट एवरीवन, बट एक मेजोरिटी में कहूंगा, हाई एंड वाले में भी मेजोरिटी और लोअर एंड वाले में भी मेजोरिटी। हाँ, आप 2018 से वास्तु कर रहे हो, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 23 में आपका इंटीरियर डिजाइन में भी इंटरेस्ट आया? देखिए बेसिकली क्या होता था, मैं जब भी किसी क्लाइंट का काम करता था, अभी आप देख रहे हैं कि मुंबई में बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पोजीशन मिल भी गया। तो 2023 में जब बहुत लोगों को पोजीशन मिल रहा था, तो तभी लोग मुझे हायर कर ले रहे थे, जब उनका सिविल वर्क चल रहा था तभी। तो तभी मैं क्या कर रहा था, मैं सबको रेमेडीज पहले इंस्टॉल करवा दिया, फिर मैं उनके साथ जा रहा था लैमिनेट सिलेक्ट करने के लिए, मैं उनको वो सब पोजिशनिंग बता रहा था। बेसिकली इनडायरेक्ट वे में मैं इंटीरियर डिजाइन का काम कर रहा था कि मैं क्लाइंट को बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सर रख के सोना है, यहाँ पे पैर रखना है, आपको पैसा इधर रखना है, आपको वार्डरोब का कलर ये सारी चीजें रखने हैं, हेडबोर्ड का कलर ये रखना है, XYZ, वॉल का कलर ये। हेल्प होने लगी। तो बेसिकली वो तो करता ही था, बट उससे क्या हुआ, ये चीज अचानक 2023 में क्लिक हुआ कि अगर मैं सबको मैं सब पोजिशनिंग बता रहा हूँ, सबको मैं डिजाइन बता रहा हूँ, सबको मैं कलर कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, तो बचा क्या, एग्जीक्यूट करना। सो इसके लिए मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज भी किए ताकि मैं एग्जीक्यूशन अच्छे से कर सकूं। तो ये मेरा इंटरेस्ट इसलिए आया कि जब मैं सबको सब कुछ करके दे रहा हूँ, तो थोड़े से के लिए मैं क्यों छोड़ दूं, मतलब 80% काम अगर मैं कर रहा हूँ तो 20% के लिए क्यों छोड़ दूं। तो एक एंड पे सब हर व्यक्ति को एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाए, एक ही रूफ पे हर व्यक्ति को एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाए कि आपको वास्तु भी एक ही जगह पे मिल गया, आपको इंटीरियर डिजाइन भी एक ही जगह पे मिल गया। तो बेसिकली इसका मेरा यूएसपी क्या बन गया कि मैं डिजाइन ही मैं वास्तु के हिसाब से कर रहा हूँ। तो उनको 10 जगह दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि किसी इंटीरियर डिजाइनर को अलग रखो, किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला के अलग उनका वो करो। होता ये भी था, मैं जब इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ बैठ के मीटिंग्स करता था, अब एक क्लाइंट ने मुझे हायर किया है, एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया है और एक मुझे हायर किया एज ए वास्तु कंसल्टेंट। तो मेरे में और इंटीरियर डिजाइनर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता था। मेरा काम था कि उसको एक अच्छा लाइफ देने के हिसाब से, वास्तु अच्छा रखने के हिसाब से उसको डिजाइन बताना, उसको कलर कॉम्बिनेशन बताना, और डिजाइनर का काम था कि उसको एक अच्छा एस्थेटिक अच्छा वाला घर देना। ठीक है, तो होता क्या था कि दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत आ जाता था। तो एक इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन लाने के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने एक अच्छा मीन्स अपना इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज किए और अपना बेस्ट दे दिया कि कैसे करके मैं इनको मिला के एक बेस्ट क्लाइंट को एक अप्रोच दे सकूं, एक बेस्ट उन लोग को एक सोल्यूशन दे सकूं कि उनको अलग अलग लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं, वन रूफ में उनको सारे के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे।
मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग में रहती हूँ, जी। वहाँ पे पूरी एक सीरीज है, जी ऊपर है और नीचे है, जी, तो दोनों की प्रॉब्लम्स भी सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों फ्लैट्स के प्रॉब्लम हाँ, सेम होने चाहिए। बट ऊपर वाले के अलग होते हैं और नीचे वाले के अलग होते हैं, क्यों ऐसा? एब्सोल्युटली, बेसिकली क्या होता है, घर के इंटीरियर्स, सबसे पहला पॉइंट तो घर के इंटीरियर्स भी अलग होते हैं। ऊपर वाले ने अलग इंटीरियर कराया रहेगा, नीचे वाले ने अलग इंटीरियर कराया रहेगा। मान लीजिए दोनों के दोनों सेम इंटीरियर भी कराए, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखते हैं कि मान लीजिए दोनों ने सेम इंटीरियर्स भी कराए, तो भी इसमें आता है पार्ट एक एस्ट्रो वास्तु का, कि एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हो सकता है कि ऊपर रहने वाले व्यक्ति को घर जम रहा है और नीचे रहने वाले को वो घर नहीं जम रहा है। दूसरा पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीरियर कराने में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। जब हम वास्तु एज ए वास्तु कंसल्टेंट काम करते हैं, तो जब हम किसी इंटीरियर डिजाइनर के साथ बात करते हैं या खुद भी जब किसी का इंटीरियर डिजाइन करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना। एक छोटी सी रियल केस इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे क्लाइंट है यहाँ पास के, उनका ऐसा है कि सेम फैमिली मेंबर्स यानी कि दो सिस्टर्स हैं। तो नीचे वाले फ्लैट में बड़ी सिस्टर रहती है, ऊपर वाले फ्लैट में छोटी सिस्टर, ठीक है। तो जो नीचे वाले फ्लैट में रहती है, सेम सीरीज में, सेम बिल्डिंग, सेम सीरीज में, लेआउट एब्सोल्युटली सेम, कुछ तोड़ के एक्सटेंड करना या वैसा कुछ नहीं किया हुआ है। जहाँ किचन ऊपर है जब वही किचन नीचे, जहाँ टॉयलेट ऊपर है वही टॉयलेट नीचे है, ठीक है। तो लेआउट पूरा सेम है, दोनों के लाइफ में ड्रास्टिक डिफरेंस है, ड्रास्टिक। जो नीचे वाली है बहुत सुखी है, जो ऊपर वाली है बहुत दुखी है। क्यों ऐसा? क्यों? बेसिकली क्या किया है, नीचे वाले ने घर को सिंपल सोबर रखा है, कुछ भी चेंजेस नहीं कराया है, जैसा बिल्डर ने दिया है उसको एज इट इज रखा है। So, वो एज अ वास्तु कंसल्टेंट था? नहीं, पहले ये सुन लीजिए। तो जैसा उसने उसको घर मिला था, उसने बैर शेल उसको उस तरीके से सिंपल सोबर बनाया, काम किया। जो ऊपर वाली सिस्टर थी, उन्होंने क्या किया, सारा सिविल वर्क, सारा इलेक्ट्रिकल वगैरह पूरा पूरा नए सिरे से कराया। अब हुआ क्या, दोनों के ही साउथ वेस्ट के तरफ, मैं डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, के तरफ, एक टेंटेटिव आइडिया देने के लिए, साउथ वेस्ट के तरफ दोनों का टॉयलेट आ रहा था और नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट के तरफ उन लोग का किचन आ रहा था, ठीक है। अब जो नीचे रहने वाली थी, उनका जो फ्लैट जब बेयर शेल मिला था, सबका फ्लोर लेवल एज इट इज था, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं था। अब जब ऊपर वाली ने पूरा तोड़ के इंटीरियर कराया, तो क्या हुआ कि जो उन्होंने टॉयलेट बनाया, टॉयलेट में उन्होंने फ्लोर लेवल नीचा कर दिया, यानी साउथ वेस्ट के एरिया को नीचा कर दिया। और जो किचन का एरिया था, जो किचन का सिंक के नीचे, जो किचन का प्लेटफॉर्म के नीचे का एरिया आता है, जो पूरा मॉड्यूलर बनता है, तो उधर उन्होंने जो एक मार्बल बिठाया था, उसको फ्लोर लेवल के ऊपर कर दिया था। सिर्फ इतने से डिफरेंस की वजह से नीचे वाली का लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऊपर वाली का लाइफ बहुत ही खराब हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ्स में आ चुकी थी वो, सिर्फ एक इतने से छोटे से वास्तु दोष की वजह से। फ्लोर लेवल का भी वास्तु दोष में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले है कि वास्तु के हिसाब से आपका फ्लोर लेवल कैसा है, उसका झुकाव किस तरफ है। अगर साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट नीचे की तरफ आ जाता है, तो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। सेम गोज फॉर अगर नॉर्थ ईस्ट, क्या कहते हैं इसको, एक मिनट वो वर्ड जाने दे। सेम गोज फॉर अगर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन बहुत ही ऊंचा हो जाता है और कंपैरेटिवली साउथ वेस्ट नीचा हो जाता है, तो सेम आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, आपका माइंड ब्लॉक रहने लगता है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है ठीक से। तो इस वजह से सेम सीरीज में रहने वाले भी लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी रोल होता है, नो डाउट, बट एक ये भी रोल होता है कि उन्होंने इंटीरियर्स भी बहुत अलग कराए रहेंगे, उनके फ्लोर लेवल अलग हो सकते हैं, ऐसा है। तो सर, एस्ट्रोलॉजी का वास्तु में क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली हम लोग को एस्ट्रो वास्तु में सिखाया गया था कि आपका घर पहले आया कि आपकी कुंडली पहले आई, आप बताइए। कुंडली? नहीं, घर। बेसिकली जब आप जब कोई भी व्यक्ति अपनी मॉम के वॉर्म में था, तो बेसिकली वो मॉम किसी पर्टिकुलर घर में रह रही होती, बराबर। जब भी वो बच्चा पैदा होता था, तो जब भी हम उसको एस्ट्रो वास्तु के साथ रिलेट करते हैं, तो उसके घर के अंदर कॉम्बिनेशंस एग्जैक्टली सेम मिलते कि उसका किचन इस डायरेक्शन में होगा, उसका मे बी टॉयलेट उस डायरेक्शन में होगा, उसका बेडरूम इस डायरेक्शन में रहा रहेगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हमें उसके अंदर मिलते हैं। तो ऐसे वास्तु पहले आ जाता है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, फिर कुंडली का रोल आ जाता है। तो वो सारे चीज़ें ऑटोमेटिकली ये चीज़ घटित हो जाते हैं।
भगवान ने इतना परफेक्टली ये यूनिवर्स को डिजाइन किया है। जब बेसिकली एस्ट्रोलॉजी क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे स्टार्स का पोजीशनिंग क्या था, उसके हिसाब से उसका एक समझ लीजिए फोटोग्राफ ले लिया एंड वही आपका एस्ट्रोलॉजी छप गया। वो हो गया आपका एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो उसके हिसाब से कि आपके कौन से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से कौन सा आपका आपको किस तरह के प्लैनेट्स आपके ऊपर ज्यादा मीन्स आपके फेवरेबल रहेंगे, आपको किस टाइम पे कौन से प्लैनेट्स आपके लिए काम कर रहे होंगे, और वो प्लैनेट्स कहीं बैठे रहेंगे तो वो उस तरीके के आपके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल 11th में अगर एक्टिवेट हो रहा है तो आप ये ज़्यादा सोचेंगे कि मेरा लक कैसे खुल जाए। अगर पहले पे रहेगा तो आप सोचेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी कैसे अच्छी रहे, आप माय मी ज़्यादा वो रहोगे कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा वो रहूं, वैसा है। तो क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर है, ठीक है, मैं जहाँ पे यहाँ पे हूँ, मैं जब नया नया जब एस्ट्रोलॉजी मैं जब नया नया वास्तु सीखा था, जब मुझे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने देखा था एक बहुत ही बड़े व्यक्ति, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, वो रह रहे थे जिस घर में, उस घर का एंट्रेंस था साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। और मैं उस टाइम पे बेसिक ही आता था, 2018 की बात है। तो मैं उनसे पूछा कि आपको लाइफ में डेप्थ होगा या जो भी उसके सब सिम्टम्स थे, मुझे भी क्लियरली याद नहीं कि मैंने उनको क्या क्या पूछा था। मैंने उसके सारे सिम्टम्स पूछे थे कि या तो डेप्थ होगा, या तो आपके फैमिली में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता होगा। वो सारे क्वेश्चंस मैंने किए कि आप मेहनत बहुत करते होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता होगा। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम लिविंग अ लेविश लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आप कहीं भी आप सुन लोगे कि भाई साउथ वेस्ट का एंट्री की खतरनाक, कोई वो जो आज के टाइम पे नए घर बनते भी है साउथ वेस्ट वाले, बिकते ही नहीं है। बट मेरे दिमाग में क्लिक हुआ ये क्या हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाकी सारे सिम्टम्स पूछा, वो सही निकला, वो सारा ट्रीट किया। और हम लोग को बेसिक में भी सिखाया गया था कि जब तक कोई पर्टिकुलर चीज सामने वाले को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही तब तक उसको बिना मतलब का ट्रीट मत करो, उसको एज इट इज छोड़ दो। तो मैंने उस दरवाजे को भी एज इट इज छोड़ा, कुछ नहीं किया। फिर धीरे धीरे जब आगे आगे बढ़ता गया अपना एस्ट्रोलॉजी की तरफ, एस्ट्रो वास्तु सीखा, बहुत सारी जब 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 चीजें सीखा, तब समझ में आया अगर आपकी कुंडली में पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आ रहे, फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियन राशि जो कि साउथ वेस्ट को गवर्न करता है, स्कॉर्पियन राशि अगर आपके चौथे घर में है तो हो सकता है कि आपको साउथ वेस्ट का एंट्री वाला घर भी आपको फल जाए। चौथी अपना स्कॉर्पियन राशि अगर आपके 7वें घर में बैठा है और अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे तो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। स्कॉर्पियन राशि अगर 11वें घर में बैठा है और साउथ वेस्ट में आपका शॉप है तो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके एस्ट्रोलॉजी में भी कौन सी राशि किधर बैठी है, तो वो आपके घर के वास्तु में भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। और ये घर के सभी लोगों के लिए नहीं, जो ब्रेड अर्नर पर्सन होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। ब्रेड अर्नर, डिसीजन मेकर, कि जो एक रहता है ना घर का एक हेड है जो सारा डिसीजन ले रहा है, जो सारा फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो कई बार ये भी होता है कि किसी का घर का बहुत अच्छा एंट्रेंस है लेकिन उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो वो एंट्रेंस की राशि, बेसिकली वो एक एंट्रेंस का दिशा हुआ, उससे रिलेटेड एक राशि होती है। वो राशि उसके 6वें, 8वें या 12वें घर में, 6वें में कई बार चलो जॉब के इससे भी वो बैलेंस हो जाता है, बट स्पेशली 8वें और 12वें घर में अगर वो आता है तो वो उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने लगता है, जो कि ट्रीट नहीं कर पाते कई बार, ऐसा है। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का मिलाप, एक एस्ट्रो वास्तु बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। इंटीरियर डिजाइनिंग में ऐसा क्या करते हो जब बोलते हो आप वास्तु परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो, इसकी रेमेडीज क्या है? बेसिकली क्या होता है जब मैं किसी का काम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई नया क्लाइंट आया मेरे पास, तो मेरा वर्किंग पैटर्न ऐसा है, मान लीजिए कोई क्लाइंट आया है, अब उसको नया घर चूज करना है, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा कि सबसे पहले उसका कुंडली निकालना, कुंडली निकाल के देखना कि उसके लिए बेस्ट एंट्रेंसेस क्या क्या निकलेंगे, तो वैसा एंट्रेंस का घर उसको चूज कराना। उसके बाद में जब घर चूज हो गया, ठीक है, अब आएगी बारी उसकी इंटीरियर डिजाइन करने की। तो पहले उसका लेआउट 2 द स्केल मैप बना के प्रॉपर उसका इंटीरियर ग्रिड वगैरह पूरा सब उसका बना देना। अब वो बनाने के बाद ऐसा रहेगा कि अब आएगी बात पोजिशनिंग की, प्लस एक तो एस्ट्रोलॉजी देख के प्लस उसका वास्तु के हिसाब से। मान लीजिए किसी का जुपिटर का पहले घर पे अच्छा हिट आ रहा है, मतलब एक बहुत अच्छा हिट आ रहा है उसका,
किसी पर्टिकुलर राशि पे और उस पर्टिकुलर राशि पे उसका बेडरूम आ रहा है, तो उसके बेडरूम में येलो कलर के स्पॉट्स लाइट दे देना या कुछ येलो कलर का बड़ा सा कुछ दे देना, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जुपिटर का एक्टिवेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक एक प्लैनेट्स को भी, एस्ट्रोलॉजी को भी और वास्तु को भी एक साथ में मिक्सचर करके एक बहुत ही अच्छा एक उसको घर दे देते हैं। प्लस घर को वास्तु के हिसाब से पहले ही उसको डिज़ाइन कर देते हैं कि उसका बेडरूम सही से डिज़ाइन हो, उसकी सब चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस्ड हो, और जो भी रेमेडीज़ होते हैं उसको हम सिविल वर्क के टाइम ही इंस्टॉल कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब टाइलिंग वर्क चल रहा होता है उसके पहले ही उसका रेमेडीज, उसके पट्टी अंदर चले जाते हैं, स्टड्स डालना है, स्प्रिंग्स डालना है, वो सारा का सारा अंदर ऑलरेडी जा चुका होता है। तो बनने के बाद कुछ भी एस्थेटिकली दिखता नहीं है कि कुछ किया हुआ है, तो एकदम क्लीन वर्क रहता है। प्लस वास्तु के हिसाब से हम कलर्स को भी इतना परफेक्टली चूज करते हैं कि कहीं भी उसको लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। प्लस उसमें एस्ट्रो वास्तु का भी रोल आ जाता है। तो जब भी एस्ट्रो वास्तु किया जाता है वो घर के ब्रेड अर्नर का किया जाता है, ब्रेड अर्नर एंड डिसीजन मेकर, कि अब घर में जैसे 2-3 कमाने वाले लोग हैं, तो उनमें से जो एक होगा, बेसिकली मेजरली मेल्स आ जाते हैं कि उनका कि वो खुद ही कमा भी रहे और खुद ही डिसीजन भी ले रहे कि मुझे पैसे का ये करना है। भले वाइफ भी कमा रही है, बट जो मेन डिसीजन मेकर होता है वो होता है। कई बार वाइफ भी निकलती है, बट परसेंटेज वाइज मेल्स ज़्यादा निकल के आते हैं। तो उन लोगों का हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, जिसकी वजह से जो वाइफ का भी और हस्बैंड का भी जो ग्रोथ रहता है लाइफ का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और स्पेशली जो ब्रेड अर्नर्स के जो ग्रोथ रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, रॉकेट्स के जैसे हो जाते हैं, ऐसा है। तो इस तरीके से हम ये नए लोगों का काम करते हैं। अब कोई आया कि घर ऑलरेडी है, अब उसको एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन करना है, तो जो स्टार्टिंग चूजिंग वाला पार्ट था वो निकल गया, बाकी आगे का वन एंड द सेम रहा कि हम लोग पूरा उसके हिसाब से उसके कलर कॉम्बिनेशंस लगाना, उसके कुंडली के हिसाब से कौन से प्लेनेट का कहाँ पे हिट आ रहा है, कौन से कहाँ कहाँ पॉजिटिव हिट आ रहा है, उस कलर कॉम्बिनेशंस की चीज़ें देना, उसको एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाना, वो सारे कलर कॉम्बिनेशंस डालना, वो चीज़ों की वजह से उसका घर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। ऐसा ब्यूटीफुल भी हो जाता है, प्लस वास्तु परफेक्ट भी हो जाता है, प्लस एस्ट्रो वास्तु परफेक्ट भी हो जाता है। सर आप इतना, हाँ तो सर आप इतना मोटिवेट कैसे रहते हो? बेसिकली 2 चीज़ है, म्यूजिक और एडवाइजर्स। क्या? सबसे पहला म्यूजिक। मैं जब भी अपने घर से निकलता हूँ, पहले तो मुझे बहुत अच्छी आदत है कि गाड़ी में बैठा मुझे थोड़ा लाउड और एक ऐसा मोटिवेटिंग म्यूजिक पसंद है। मैं आपको मेरा प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। मैं मेरे प्लेलिस्ट में आपको एक भी दुखी सॉन्ग नहीं मिलेगा। सारे हैप्पी प्लेलिस्ट, एकदम मतलब हर टाइप के गाने। फंक म्यूजिक भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे भोजपुरी सॉन्ग्स पसंद है, मुझे हिंदी में भी जो ऐसा डीजे सॉन्ग्स पसंद है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गरबा टाइप सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, कव्वाली कई सारे मुझे बहुत पसंद है। तो ये टाइप के म्यूजिक, वो दुख दर्द वाले नहीं, कि जब भी मैं अपने काम पे पहुंचूं मेरा माइंड एकदम ऐसा एक्टिव हो जाए, सुबह सुबह उठा और एकदम ऐसा बूम मिल जाए माइंड को। दूसरा एडवाइजर्स, मैंने जिससे वास्तु सीखा था उन्होंने बहुत ही अच्छा हम लोग को एक गाइडेंस दिया था कि कभी भी पैसा की एडवाइस लेना, पैसे कहाँ डालने हैं उसकी एडवाइस लेना, तो किसी ऐसे से लेना जिसके खुद के पास पैसे हो, जिसके पास नहीं हो उससे बिल्कुल मत लेना। हमारे यहाँ पे क्या है, आप किसी से भी, आप मान लीजिए अपने फैमिली में बोलोगे कि मुझे पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, एडवाइस करो, कोई आके बोलेगा शेयर्स में करो, कोई बोलेगा म्यूचुअल फंड में करो, कोई बोलेगा रियल एस्टेट में करो, कोई बोलेगा ये सब रिस्की है तुम एफडी कर दो। आप समझ गए? तो इट्स बेटर कि आप किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लो जो ऑलरेडी उस चीज़ में अच्छा कर रहा है। तो मेरी भी हैबिट ऐसी थी कि मैं एडवाइस किसी ऐसे ही व्यक्ति से लेता था कि मतलब जो खुद ही ऑलरेडी उस चीज़ में अच्छा है। किसी फाइनेंशियली अगर पैसे इन्वेस्ट करने का एडवाइस लेना है, ऐसे से लेता था जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हो। इंटीरियर डिजाइनिंग में किसी से एडवाइस लेना होता था, ऐसे ही पर्सन से लेता था जिसके पास ऑलरेडी काम है, जिसने ऑलरेडी अच्छा खासा काम कर लिया लाइफ में, अब एक अच्छे स्टेबिलिटी पे है। तो ये 2 हैबिट्स ने ऑलरेडी अपने आप से बिल्ड करता गया कि यस, कि ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और एक म्यूजिक ने भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। प्लस मैनिफेस्टिंग, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, मैनिफेस्टेशन करना, शुक्रिया अदा करना, कि जब भी आप सुबह उठो भगवान को शुक्रिया अदा करिए कि आप भगवान ने एक बहुत अच्छी लाइफ दिया है। जो भी चीज़ है, बेसिकली क्या होता है, आदमी आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वो अपने दुख को ज़्यादा हाईलाइट करता है और सुख को छुपाता रहता है। वो दिखाता है कि भाई अगर मैं लोगों को दिखा दूंगा मेरे पास पैसा है तो लोग मेरे से मांगने लगेंगे, मैं दुखी दुखी दिखता रहूँगा।
तो वो चीज़ उसके साथ सही में घटित होने लगती है। तो ये चीज़ कि ऑटोमेटिकली आप जब बोलते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बनता चला जाता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है और आप खुद उसमें आप आ जाते हो। ऑटोमेटिकली आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ हो जाता है, आपकी पहचान अच्छी हो जाती है और सब अपने आप होता है। आप सही लोगों से एडवाइस लेते हो, मोटिवेटेड रहते हो, आप माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं आने देते हो, भगवान को थैंकफुल रहते हो, तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। वास्तु ये सब असाइड है, आप ये सब चीज़ भी करते हो तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। प्लस आपका इंटेंशन कितना प्योर है, आप क्या आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव रखते हो। हम लोग को ये चीज़ सिखाया है कि आप किसी भी विद्या से, चाहे वो वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, रेकी, टैरो कार्ड, एनीथिंग एनीथिंग, आप किसी को भी आप पैसा दे सकते, आप इच्छा किसी को नहीं दे सकते। उसकी जब तक इच्छा ही नहीं है तब तक वो चीज़ वो पाएगा ही नहीं। तो उसकी इच्छा को बेसिकली आप अपनी इच्छा को ऐसे वो टोन करना, ऐसे उसको ऑल्टर करना कि वो आपको हायर साइड पे ही लेके जाए। आपकी इच्छाओं को सही से रखना, आप एक लॉजिकल इच्छा रखना। अब मान लीजिए किसी के पास कुछ पैसा नहीं है, मतलब मान लीजिए कुछ 1000 रुपए है और वो बोलेगा कि मुझे ट्रिलियंस में खेलना है, बट उसको बीच का रास्ता ही वो सोचना, वो चाहता ही नहीं है सोचना, तो वो इच्छा यूजलेस हुआ। उसको ये होना चाहिए कि भाई मुझे लोगों को क्या देना है, क्या डिलीवर करना है और इससे मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ। उसको ये विजन रखना चाहिए, रादर देन कि मैं बस ट्रिलियनर बन जाऊँ, इतना अमीर हो जाऊँ, वो हो जाऊँ। वो यूजलेस होता है, वो कोई आपको बेनिफिट में नहीं लेके जाता है। और मीन्स मैनिफेस्टेशन करते रहना, ऑलवेज भगवान को थैंकफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इच्छाओं को, अपने थॉट प्रोसेस को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। So thank you so much for watching our podcast about interior designing and Vastu. So मिलते हैं अभी next podcast में. Thank you so much.